और चाइना दोनों की कमर टूट गई है और इस बार भारत आगे निकल रहा है। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस युद्ध के बाद अगर किसी को फायदा हुआ है ना, तो वो है जनरल मुनीर। जनरल मुनीर को जो चाहिए था वो इस वक्त मिल गया है। पाकिस्तान की आर्मी को भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी, दोनों को इस लड़ाई के बाद बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर उनके ऊपर लोन भी बढ़ा है और जो इकोनॉमी के लिए इन्होंने टारगेट सेट करके रखा था वो टारगेट भी अब पीछे आ चुका है। खुद 4 बैंकों से पाकिस्तान इस वक्त पैसे मांग रहा है। लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा तो इस बार पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं। यहाँ एक सामान्य तौर पर फायदा मिला है और वो फायदा मिला है सीधे सीधे जनरल मुनीर को। अब जनरल मुनीर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का रक्षा बजट को बढ़ाया जाए। सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा बजट में 18% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। भारत के साथ हाल के सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों को अब लग रहा है कि 18% की वृद्धि पर्याप्त होगी। इस मुद्दे पर वित्त और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत चल रही है। साथ ही पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में इजाफे के लिए प्रांतीय सरकारों की ओर देख रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हालिया समय में खराब दौर से गुजर रही है और जनता पर महंगाई की मार है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार और सेना एक बार फिर हथियार खरीद और भारत का डर दिखाकर जनता की कमर तोड़ सकती है। कहा जा रहा है पाकिस्तान सरकार रक्षा अनुसंधान और हथियारों पर ज्यादा खर्च करना चाहती है और इसके लिए प्रांतीय सरकारों से अतिरिक्त लागत साझा करने की बात हो रही है। सुरक्षा संबंधी तेजी से हो रहे बदलावों के कारण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहले से तय की गई 18% की वृद्धि को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने IMF से रक्षा बजट में वृद्धि करने और प्राथमिक बजट के लक्ष्य को कम करने की अनुमति मांगने से जुड़े सवाल पर जवाब दिया कि हम संरचनात्मक सुधार एजेंडा और सभी संरचनात्मक बेंचमार्क को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। औरंगजेब ने IMF के बड़े अधिकारी जहाद अजौर से भी मुलाकात की और अजौर की शहबाज शरीफ से भी बैठक हो सकती है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल के 2.1 ट्रिलियन रुपए के आवंटन पर रक्षा बजट में 18% की वृद्धि करने का फैसला किया था। हालांकि IMF ने यहाँ पर कई नियम वगैरह डाले हैं। IMF ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा खर्च के लिए 2.42 ट्रिलियन रुपए का संकेत दिया है, जो केवल 12% अधिक है। अब भारत से सैन्य संघर्ष के बाद नए रक्षा बजट को लेकर टेंशन शुरू हो गया है। पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को कम से कम 1/4 तक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 500 बिलियन रुपए की वृद्धि की जरूरत है। ये रकम पाकिस्तान के हथियार भंडार को फिर से भरने के लिए चाहिए। इतना पैसा पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं है। ऐसे में इसमें बड़ा हिस्सा प्रांतीय सरकारों को देना होगा। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री परवेज मलिक ने हाल ही में एक प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें प्रांतीय सरकारों को अतिरिक्त रक्षा लागत का आधा हिस्सा वहन करना होगा। पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय अतिरिक्त रक्षा बजट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ सब्सिडी हटाने पर भी विचार कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। एक तो पानी नहीं है, तो पानी की वजह से वैसे ही सिंध प्रांत में देखने को मिल रहा है कि गृह मंत्री के घर पर भीड़ हमला कर देती है और उसके बाद ये पानी की बातें करते हैं कि आप हमें पानी दो, आप कनाल बनाकर पानी इधर से उधर ले जाने की कोशिश न करो। तो यहाँ पहले से ही सीन बना हुआ है। ऊपर से आप जरा सोचिए कि अगर ऐसे राज्यों को ये कहें कि नहीं भाई तुम्हें अब हमें टैक्स भी देना होगा, तो फिर हालात कैसे होंगे। खैर, ये बात रही पाकिस्तान की। पर यहाँ पर अगर बात करें भारत की, तो हाल ही में कुछ बातें कही गई है। जैसे मूडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तेल की मांग अगले दशक में 3 से 5% की वार्षिक दर से बढ़ेगी, जबकि चीन में तेल की खपत अगले 3 से 5 सालों में चरम पर पहुंच जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था में कोई मंदी के संकेत नहीं है, लेकिन GDP वृद्धि 2025 में 6.3, 2026 में 6.5 होने का अनुमान है, जो भारत को G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती
भारतीय अर्थव्यवस्था बना रहा है। इसके अतिरिक्त भारत की सड़क नेटवर्क विस्तार और परिवहन ईंधन की बढ़ती मांग विशेष रूप से डीजल तेल की मांग को और बढ़ा रही है। भारत में डीजल मांग का एक प्रमुख चालक है। देश की रिफाइनरी इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा रही है। भारत के प्राकृतिक गैस की मांग भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। सरकार ने प्राकृतिक गैस के हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना बनाई है। उर्वरक, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस नेटवर्क जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र इस मांग को बढ़ा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत की ऊर्जा मांग हमेशा से उसकी आर्थिक प्रगति और जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी रही है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत मुख्य रूप से कोयले और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर था। 1970 के दशक में वैश्विक तेल संकट ने भारत को अपनी ऊर्जा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। उस समय भारत ने तेल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा देने और रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की थी। 1980 में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र की खोज ने भारत के तेल उत्पादन में एक योगदान भी दिया था। चीन ने पिछले 2 दशकों में वैश्विक तेल मांग को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। 2000 के दशक में चीन की तीव्र औद्योगिक वृद्धि और शहरीकरण ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक बनाया। हालांकि अब चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता ने उसके तेल के मांग को कम कर दिया है। इसके विपरीत भारत की जनसंख्या हाल ही में चीन को छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या बन गई। 2030 तक 6% और बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ती औसत आय और शहरीकरण भारत में गतिशीलता की मांग को और बढ़ा रहा है, जिससे तेल की खपत में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ अब तेल भारत और भी ज्यादा खरीदेगा, ये भी बात तय दिख रही है। और यहाँ पर S&P वगैरह ने कहा है कि भारत तेजी से इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो उसकी मांग भी बढ़ रही है। पर इन सब के बीच में प्रसिद्ध निवेशक जिम रॉजर्स ने हाल ही में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में चीन को पीछे छोड़ने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में INS के साथ साक्षात्कार में कहा कि भारत विश्व का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनने जा रहा है और ये निश्चित रूप से चीन के साथ तुलना योग्य होगा और शायद आने वाले सालों में उससे बेहतर प्रदर्शन भी कर सकता है। रॉजर्स ने कहा कि मैं दशकों से निवेश की दुनिया में हूँ और पहली बार मुझे लगता है कि दिल्ली में लोग अर्थशास्त्र को समझते हैं। भारत फिर से उभर रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली में लोग ये समझते हैं कि क्या करना चाहिए और वे इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉजर्स का बयान भारत की आर्थिक प्रगति, वैश्विक व्यापार में इनकी बढ़ती भूमिका को दिखलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है, जिसका नाम मात्र GDP $4 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो जापान से GDP को पार कर जाएगा। ये उपलब्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि यह न केवल आर्थिक विकास को दिखलाता है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख को भी दिखलाता है। रॉजर्स ने भारत की मुक्त व्यापार नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि अधिक मुक्त व्यापार समझौते विश्व के लिए, विशेष रूप से भारत के लिए बेहतर हैं। भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 13 FTA पर साइन किया। वर्तमान में कई अन्य बातचीत रहे, जिनमें भारत यूरोपीय संघ FTA, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक और आर्थिक समझौता रहा है। भारत का इतिहास अब काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।